हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर संदीप गिल। तो आपके सामने लेके आए हूँ आज फर्स्ट क्लास पशुपालन, है ना। और ये पशुपालन अपने को किस रिगार्डिंग पढ़ना, एक राजस्थान में एक बड़ी बम्पर वैकेंसी आ रखी है जिसका नाम क्या है, पशु परिचर 2023 के अंदर ये वैकेंसी निकली है। और इसके अंदर देखो आपको दो पार्ट पढ़ने, एक राजस्थान जीके का और दूसरा पशुपालन का। जो पशुपालन का पार्ट है देखो भी उसमें से 45 क्वेश्चन आने वाले पर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 45 नंबर ये कवर करेगा। ये 45 नंबर आपके सिलेक्शन के अंदर 100% भूमिका निभाएंगे। कितने परसेंट भूमिका निभाएंगे? 100% भूमिका निभाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि एग्री दर्पण क्लासेज एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो आपको ये 45 में से 45 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे का रीजन है कि हमारी फैकल्टी, हम खुद, मैं पीएचडी इन एनिमल हस्बेंड्री हूँ, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप बहुत जगह जाके मेरे वीडियो चेक कर सकते हो, परंतु आप एक बार मेरे से पढ़िए, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो चलो अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेते और पहले स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटी सी बात पढ़ते हैं, पशुपालन। देखो सीधा अगर आपने कह रहे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, फिर अपने थोड़ा बहुत डिस्कस करके चलेंगे कि बेसिक क्या है। ठीक है भाई? हाँ जी भाई। पशुपालन, देखो भी पशुपालन है क्या। ज्यादातर ये सोचा जाता है कि पशुपालन एक क्या है, एक ऐसी शाखा है जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है। परंतु नहीं, थोड़ी सी आप बात समझ के चलो कि पशुपालन का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, किसे कहा जाता है पशुपालन, किस ब्रांच के अंदर, इसके अंदर क्या होता है क्या ना। देखो इसमें क्या होता है, अध्ययन करना है आपको। क्या करना है भैया? अध्ययन करना है। किसका? छोटी सी बात ही बताऊंगा। अब बस इतनी सी बात में सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अध्ययन करना पालतू पशुओं के, किसके? आवास का। ठीक है भाई। इसके अलावा उनका आहार कैसा दे रहे हैं आप लोग उनको। ठीक है। उसके अलावा प्रजनन कैसा करवा रहे हो आप, सारी बातें डिस्कस करेंगे अपने। प्रजनन कैसा करवा रहे हो तथा बीमारी। बस ये अपनी डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे अपनी डेफिनेशन क्या हो जाती है भी, कंप्लीट हो जाती है। एक बात रखना, पशुपालन के अंदर सारे के सारे पालतू पशु ही रखे जाएंगे, जिसे बोला जाता है डोमेस्टिकस एनिमल। ठीक है भाई। पालतू पशुओं के रहन सहन कैसा है उनका, उनका अपने आवास कैसा दे रहे हैं, उसका आहार अपन कैसा दे रहे हैं, इसके अलावा उसका प्रजनन तथा उनको होने वाली बीमारियां और उनका प्रबंधन, ये सारी की सारी बातें जिस साइंस के या जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे क्या बोला जाता है, पशुपालन बोला जाता है। कि आपने देखा होगा कि यार ये पशुपालन, देखो अगर यहाँ पे आप अगर जंगली पशुओं को ले आते तो फिर वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आ जाएगा, या आप उसको क्या बोले, वाइल्ड साइंस बोलोगे। आप उसको क्या बोलोगे भैया? वाइल्ड साइंस बोलोगे। आप उसको एनिमल हस्बेंड्री नहीं बोल सकते, क्योंकि ह्यूमन उनको पालन नहीं रहा है। वो पशु जो ह्यूमन, अब बताएंगे भी होता क्या वाइल्ड और इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि एनिमल हस्बेंड्री उसे कहा जाता है जहां पे पालतू पशुओं के 4 पॉइंटों के अध्ययन किया जाता है। और पहला पॉइंट है आवास, उनका आहार, उनका प्रजनन तथा बीमारियां। ये आहार क्या, ये पूरी, ये 4 बातें क्या है, पूरी एनिमल हस्बेंड्री है कैसे, आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात अपने ये करेंगे, ये पालतू पशुओं का यहाँ पे क्या मीनिंग है। ठीक है, पालतू पशुओं का यहाँ पे क्या मीनिंग है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो सो देखो, पहली बात कि पशु ही किसे कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ना, पशु किसे कहते हैं। देखो भाई, ऐसा जीव, सुनो भाई, कैसा जीव, बहुकोशिकीय, यानी एक से ज्यादा कोशिकीय। ऐसा जीव जो बहुकोशिकीय हो, यूकैरियोटिक हो, है ना। यानी आपने देखा सेल कितने प्रकार की होती है, यानी एक से ज्यादा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सेल होने चाहिए। और उसकी जो कैसे होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जैसे कोशिका है और कोशिका के अंदर ये क्या आ गया, केंद्रक। केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, यानी जहां पे सुविकसित केंद्र होएगा उसे क्या बोला जाता है, केंद्र। उसे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका।
ऐसा जीव जो बहुकोशिकीय होगा, यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होगा, यूकैरियोटिक होगा और हर चीज के पीछे रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? हर एक्टिविटी के पीछे रिस्पॉन्स देगा, जिसको ब्रीथिंग भी होगी, ईटिंग भी कर सकता है वो, यानी वो खाना भी खा सकता है, सांस भी ले सकता है, चल फिर भी सकता है, बच्चों को भी जन्म दे सकता है। ऐसा जीव क्या कहलाता है? पशु कहलाता है। अब इन पशुओं को पहले ये जंगली रूप में होते थे, धीरे धीरे इनको किसमें पालना शुरू कर दिया, तो इस आधार पे भी पशुओं को कितने प्रकार में बांटा गया भैया? 2 प्रकार में बांटा गया है। पहले आते हैं जंगली पशु, ठीक है भाई, और दूसरे आ जाते हैं पालतू पशु। अब मेन डिफरेंस क्या दोनों के अंदर? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखते हो कि जितने भी पशु मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं, जितने भी पशु मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? पालतू पशु। यानी इनका जो आवास है, इनका जो आहार है, या इनकी कोई बीमारियां हो रही है, या उसमें अंदर प्रजनन करा रहे हैं, ये सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मनुष्य। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पालतू पशु कहलाएंगे। यानी किसी भी पशु को रखना कैसे, आहार कैसे देना, उसका इलाज कैसे करना, उसके अंदर प्रजनन क्रियाएं कैसे कैसे करवानी है, इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है? मनुष्य है। वही सारा कुछ करेगा। तो ऐसे पशु क्या कहलाते हैं? पालतू पशु कहलाते हैं। जो सारे का सारा काम कहाँ करेंगे? खुद रहेंगे, खुद यानी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे, खाने के लिए, पीने के लिए, इन सब चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन्हें क्या बोला जाता है? जंगली पशु बोला जाता है। और इनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता, ये खुद सवारी, खुद सामान की क्या होती है? जिम्मेवार होती है यहाँ पे। तो ये इनके रहते हैं 2 प्रकार कि जंगली क्या कहलाता है और पालतू क्या कहलाता है। अपने को पूरा का पूरा जो डिस्कस करना है वो किस पे करना है? पालतू पशुओं पे करना है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है और साइंस हमेशा ये प्रूव करता है भी किसी भी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी करो, किसी भी चीज की क्या करो? सिस्टमेटिक स्टडी करो। अब ये चीज कब स्टडी अपने कर सकते हैं? जब ह्यूमन के कंट्रोल में सारी चीजें होगी तभी वो सिस्टमेटिक स्टडी कर सकता है, अदरवाइज वो सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कर सकता। और अपने ये कह सकते हैं कि पालतू पशुओं के चाहे आप आवास हो, चाहे आहार हो, चाहे उसकी बीमारियां हैं, चाहे उसके अंदर प्रजनन कैसे करवाना है, ये सारी की सारी बातें जिस भी साइंस के अंदर पढ़ी जाती है उसी को आप क्या बोलोगे? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं ना। अब देखो कि ये छोटी मोटी मैं बातें आपके सामने डिस्कस करूंगा कि ये आवास ये है क्या चीज, एक्चुअली में इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अपने को मेन फोकस किस पे करना है? क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि अपने क्वेश्चन करना है ना कि अपने को थ्योरी से मतलब है। तो ये है क्या चीजें? तो आपको एक एक चीज बताते हैं। जब बात आती है प्रजनन की, ढंग से समझना भी है कि चीज को समझना, इससे बहुत सारी बातें निकल के सामने आएगी कि प्रजनन क्या चीज है। प्रजनन, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीडिंग, कि ये है क्या चीज, एक्चुअली ये लोचा क्या है, प्रजनन या फिर ब्रीडिंग है क्या चीज। ठीक है, बहुत सारी बातें क्लियर होगी, भी ध्यान देना है आपको, और ज्यादा समय नहीं लेंगे आपकी, जल्दी से जल्दी ये चीजें मैं निकाल, है ना। अब देखो, ब्रीडिंग का मतलब होता है नर व मादा के बीच क्रॉस कराना, संभोग कराना, कुछ भी है चाहे। और ये क्यों किया जाता है? संतति पैदा करने के लिए। ठीक है, किस लिए किया जाता है? एक नई संतति, है ना, नए बच्चे को जन्म देने के लिए नर व मादा के बीच क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है? प्रजनन। मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड ब्रीडिंग। फिर मेल और फीमेल के बीच अगर मैटिंग करवाते हो तो वो चीज क्या कहलाती है? ब्रीडिंग कहलाती है। अब बात आ जाती है कि ये ब्रीडिंग आप करवा रहे हो, क्या करा रहे हो? ब्रीडिंग करा रहे हो, तो इसके लिए भी कुछ चीजें डिसाइडेड होती है ना, कुछ पैरामीटर्स तो होंगे। क्वेश्चन कहां से बनेगा? सर जी ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता कभी भी, नर व मादा के बीच क्रॉस करा वो प्रजनन कहलाता है। बिल्कुल सर भी इस बात से एग्री कि नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? ये बात ही नहीं है ऐसी। सुनो भी आगे क्या होता है फिर। जब भी प्रजनन करना हो तो उसके लिए कुछ बातें डिसाइड होती है। वो क्या चीजें हैं? सुनो मेरे भाई लोगों, सबसे पहली बात सुन के जाना, ध्यान आपका इधर होना चाहिए कि जब आप प्रजनन करवाना है तो प्रजनन से पहले एक मादा के अंदर एक आयु आती है, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो, उस आयु को बोला जाता है परिपक्व आयु, पुबर्टी एज।
इस परिपक्व आयु का क्या मीनिंग है? ये परिपक्व आयु का मतलब होता है जब मादा तथा नर के जनन अंग क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। जब नर व मादा के जननांग क्रियाशील हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? परिपक्व आयु। कि सर जी हम कैसे बताएं, हम क्या जाने भी मेरे मादा के जो जननांग है या फिर नर के जननांग वो क्रियाशील होंगे? बिल्कुल आप जानोगे, आप साइंटिस्ट हो। देखो कैसे, नर के अंदर क्या होगा? वीर्य का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, प्लस उसके अंदर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? शुक्राणु। और इनको करने का काम करेगा हार्मोन। कौन सा भाई? उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होएगा? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होएगा। ठीक है भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही क्या करेगा? इसके अंदर कुछ सेक्सुअली एक्टिविटी शो करेगा, है ना, लैंगिक लक्षण पैदा करेगा। यानी जब भी नर के अंदर लैंगिक लक्षण दिखने शुरू करे हो जाए तो उसका मतलब उसके अंदर परिपक्व आयु आ चुकी है। ठीक है। और मादा के अंदर क्या होगा? मादा के अंदर भी एक हार्मोन रिलीज होएगा और उस हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम है भी? इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। जिस दिन मादा के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो गया, मानो उस दिन उसके अंदर क्या आएगी? परिपक्व आयु। देखो भी ऐसा तो है नहीं, आप सोचो कि सर जी अब क्या ये तो नहीं है, हार्मोन ऐसे तो चलाएगा नहीं कि मैं आ गया, मैं एस्ट्रोजन आ गया। बिल्कुल आपकी बात जायज, ऐसा नहीं बोलेगा वो। और ना ही मादा बोलेगी कि हाँ मेरे अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो गया। देखो भाई, इसके लिए आपको कुछ क्या दिखेंगे? लक्षण दिखेंगे। इसके लिए आपको कुछ क्या दिखेंगे? लक्षण दिखेंगे। और लक्षण क्या होंगे? मादा बार बार बोलना शुरू करेगी, बार बार बोलेगी, है ना। मादा बार बार क्या करेगी? बोलेगी। बोलेगी तो मतलब गाय बोलेगी तो उसे बेलोविंग कहते हैं, भैंस बोलेगी उसको भी बेलोविंग कहते हैं, भेड़ या बकरी बोलेगी उसको ब्लीडिंग कहते हैं, अगर ऊंटनी बोलेगी तो उसको क्या? गार्गलिंग कहा जाता है। अगर सुअर, मादा सुअर बोलती तो उसे स्नॉर्टिंग या ग्रंटिंग कहा जाता है। ये अगले टेक्निकल वर्ड है, या जैसे शब्दावली जिसे बोलते हैं उसकी भी मैं एक स्पेशल क्लास आपके सामने लेके आऊंगा। मादा बार बार बोलना स्टार्ट करेगी और दूसरे पशु पर माउंट करेगी, यानी दूसरे पशु पर माउंट बोले तो दूसरे पशु पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इसके अलावा अगर बकरी क्या अपने भेड़ या बकरी तो वो टैल को हिलाती है, नहीं यानी पूंछ को बार बार हिलाएगी और दूध देना एकदम कम कर देगी। ठीक है। और उसके जो जनन अंग है उसके अंदर सूजन आ जाएगी, बार बार यूरिन करेगी। तो ये सारे के सारे लक्षण ये बताते हैं कि मादा के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो किसके लिए? क्रॉस के लिए या मैथन क्रिया के लिए क्या है? एक्टिव हो चुकी है। उसके ऑर्गन्स इतना काम कर रहे हैं। बस उसी उम्र को क्या बोला जाता है? परिपक्व आयु बोला जाता है। उसी उम्र को क्या बोलते हैं भैया? परिपक्व आयु बोला जाता है। ठीक है। तो ये थी परिपक्व आयु। अब आपसे पूछा जाए कि गाय के अंदर परिपक्व आयु कब आएगी? नॉर्मल अगर आप कैसी गाय की बात करते हो? देसी गाय की, है ना। कैसी गाय की बात करोगे तो देसी के अंदर 24 से 30 माह के अंदर ये चीजें शो कर देगी। अगर आप बराबर करोगे बात कि सर जी संकर गाय के अंदर, तो संकर गाय के अंदर लगभग 18 माह लग जाते हैं। और अगर आप विदेशी की बात करोगे, कौन सी गाय की? विदेशी गाय की बात करोगे तो विदेशी गाय के अंदर लगभग 15 से 18 माह के अंदर पहली बार परिपक्व आयु शो करेगी। बस यही क्वेश्चन बन सकता है कि परिपक्व आयु गाय के अंदर कब और कौन सी गाय में आपसे पूछा जा सकता है। भेड़ व बकरी की बात करेंगे। भेड़ व बकरी के अंदर जो परिपक्व आयु आएगी भाई लोगों, वो लगभग 8 से 10 माह की एज के अंदर पहली बार शो हो जाएगी। जैसे एज आ गई तो आप इसके अंदर मैटिंग करवा सकते हो, यानी उस समय उसके ऑर्गन पूरी तरह कंप्लीट हैं, डेवलप हैं, विकसित हैं और उनसे प्रॉपर रूप से अंडाणु तथा शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है भाई, ये थी प्रजनन से छोटी सी एक बात। इसके आगे बहुत सारी बातें हैं। बातें यह है कि जब प्रजनन करवाओगे तो नर से यहाँ से क्या आएगा भैया? शुक्राणु आएगा। और इधर से मादा से क्या आएगा? अंडाणु आएगा। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को बोला जाता है निषेचन। और इस निषेचन के बाद ही क्या बनता है? जाइगोट, है ना।
और इस जाइगोट से बाद में क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा और लास्ट में एक बच्चा कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा और बाद में गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी ब्याह जाएगी और बच्चे को जन्म देगी और दूध देना स्टार्ट कर देगी। तो ये प्रजनन की एक छोटी छोटी बातें, इसकी बड़ी क्लासेस भी बनेगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, परंतु आज अपने पढ़ रहे हैं पशु का जनरल परिचय। अब बात आ जाती है सेकंड बात अपने पढ़ लेते हैं आवास पर। क्या पढ़ोगे भी, आवास किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है, देखो भी आवास जहां वो रह रहा है उसे आवास कहते हैं। आवास दो प्रकार का हो सकता है, खुला आवास, ठीक है, और इस खुले आवास को क्या कहेंगे, ओपन हाउस, ठीक है भाई। और बंद आवास दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्या क्या बोलते हैं, बंद आवास। और ये बंद आवास क्या चीज होती है, इसे क्लोज या फिर कन्वेंशनल हाउस बोला जाता है। देखो भी दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये भी बड़ा टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि एक पशु को खुले आवास में कितनी जगह चाहिए और एक पशु को बंद आवास में कैसे चाहिए। वो पशु की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो छोटा बछड़ा है, बड़ी गाय है, क्या चीज। अब बात करेंगे कि ओपन जो हाउस होता है, खेत घरों के अंदर ऐसे चारों तरफ बाड़ा बना दिया जाता है, बीच में एक यहाँ पे शेड बना देते हैं और एनिमल हमेशा खुला रहता है। जिस तरह के हाउस के अंदर एनिमल हमेशा खुला रहे, उसको किसी रस्सी चेन वगैरह से ना बांधा जाए, उस जगह को कहा जाता है खुला आवास, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे डी हॉर्नेड एनिमल रखे जाते हैं। डी हॉर्नेड पशु, डी हॉर्नेड क्या चीज होती है, वो पशु जिनके सींग काट दिए जाते हैं वो डी हॉर्नेड होते हैं, और सींगों को काटना डी हॉर्निंग कहलाता है। क्योंकि अगर वो बंधे नहीं है, खुले हैं, तो वो लड़ेंगे तो किसी एनिमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनको पालने वाले को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात कि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि सींगों को काटने से हानि कौन सी होती है। तो भाई लाभ तो सबको पता है, हानि क्या होती है कि अगर आप सींग काट दोगे तो पशु की पहचान खत्म हो जाती है। जैसे जलेबी के आकार के सींग मुर्रा भैंस की पहचान है, ठीक है। जलेबी के आकार के सींग किसकी पहचान है, मुर्रा भैंस की पहचान है। और बड़े बड़े भारी और सबसे ऊंचे जो बड़े मोटे सींग पाए जाते हैं वो कांकरेज नस्ल में पाए जाते हैं। अगर ये चीजें चली जाए तो एक पशु की स्पेसिफिक पहचान है, उसको पहचानने का तरीका भी खत्म हो जाता है, ठीक है। बात आती है बंद आवास की। बंद आवास आपके साइंटिफिक डेयरी फार्मों पे जाना, जहां पे चारों तरफ से बढ़िया क्या रहेगी, चार दीवारी, उसके ऊपर बीच ऐसे मतलब त्रिभुजाकार छत रहती है और बीच में सिस्टम बने होते हैं ऐसे अलग अलग तरीके से। गायें पंक्तियों में खड़ी होती है, एक पंक्तियों में या दो पंक्तियों में, उनके लिए जगह भी फिक्स होती है, उनका एरिया भी फिक्स होता है, खाने पीने का सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। उस हाउस को बोला जाता है बंद या क्लोज हाउस। कैसे और कहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितनी जगह होती है, कितना कंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या क्या, ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे आगे वीडियो के अंदर डिस्कस होती रहेगी। क्योंकि इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। तो अपने छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, जो आने वाले क्वेश्चन है। जैसे पूछा जाता है भी गाय और जो भैंस है, अगर उनका आवास क्या कहलाएगा, है ना, गाय व भैंस का आवास क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बार्न, ठीक है। क्या कहलाएगा, बार्न कहलाएगा। अगर आप भेड़ व बकरी के आवास की बात कर रहे हो कि जहां पे भेड़ व बकरी को रखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो भाई उसको बोला जाता है पेन, ठीक है। अगर आप सुअर की बात करो कि सुअर को जिस हाउस में रखते हैं उस हाउस को क्या बोला जाता है, तो सुअर के हाउस को बोला जाता है स्टाई बोला जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय भैंस के आवास को क्या कहेंगे, भेड़ बकरी के आवास को क्या कहेंगे, वे सुअर के आवास को क्या कहा जाता है, ठीक है। डॉग वगैरह अपने है नहीं, है ना, डॉग वगैरह जो कुत्ते को रखते हैं वो अपने है ही नहीं सिलेबस के अंदर, कैट वगैरह को, है ना। और पोल्ट्री में आप हैन को देखो तो हैन को आप जो डीप लीटर सिस्टम के अंदर रखते हैं, या ज्यादातर आजकल चल रहे हैं केज, है ना, केज बोले तो पिंजरों के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आगे डिस्कस करते रहे, ठीक है भाई। अगली बात उसने अपने पढ़ी थी, प्रजनन कंप्लीट हो गया, आवास की बात होगी। अब बात आती है कि आप उसको खाने के लिए तो दे रहे हो, उसे बोला जाता है आहार। अब कई बार डेफिनेशन आ जाती है आहार या राशन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। कभी
क्या कहना चाह रहा है, कवि देखो क्या कहना चाह रहा है। आहार क्या चीज होती है? पशु को 24 घंटे में पशु को जो भी 24 घंटे में खिलाई पिलाई की जाती है उसे क्या बोला जाता है? उसी को बोलते हैं आहार। ठीक है, अब देखो भी ये जो आहार है, अब ये खेत से स्टार्ट होता है। मैं एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ खेत में से। ये आपके पास एक खेत है, ठीक है, और इस खेत में आपने क्या बो दिया? बीज। यहाँ पे क्या बोया था आपने? बीज। यहां से निकला उसे बोलेंगे मूलांकुर। क्या बोला था? मूलांकुर। जिससे क्या बन जाएगी? जड़ें निकल जाएगी। इधर ऊपर क्या निकलेगा? प्रांकुर। जिससे क्या हो जाएगा? ऐसे पेड़ ऐसे ऊपर के साथ शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके एक पौधा तैयार हो गया। मान के चलो ये आपने किसका पौधा लगाया था? जई का। क्या लगाया था आपने? जई का पौधा लगाया था। अगर आप इसको हरी अवस्था में काट रहे, सुनने वाली बात है भैया ना, अगर आप इसको हरी अवस्था में काट रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? हरा चारा। आई बात समझ में? क्या कहलाएगा? ये हरा चारा कहलाएगा। अब ये क्या है? पककर तैयार हो गया, इसमें बीज वगैरह सारे बन चुके हैं। दही के पौधे में फलियां वगैरह जो भी लग गई है, बीज उसमें बन चुके हैं, पक गया है। अब उसको अपने क्या कर लिया? काट लिया है ना। अपने इसको क्या कर लिया? काट लिया। और काटने के बाद क्या करते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दाने तथा भूसे को अलग। थ्रेसिंग करेंगे तो दाना अलग हो जाएगा और भूसा अलग हो जाएगा। ठीक है, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है? दाने तथा भूसे को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। अब ये जो भूसा है ये क्या कहलाएगा? सूखा चारा। क्या कहलाएगा? ये सूखा चारा कहलाएगा। और अब अपने बात करें, ये जो दाने हैं इनका आप दलिया बना के दोगे, टुकड़े दोगे, सारा कुछ, ये कहलाएगा आपका सांद्रित आहार। तो सारा एक पौधे का कमाल, ये कहलाएगा सांद्रित आहार, और सारा का सारा एक पौधे का कमाल। अब देखो आपने एक प्लांट से देखा तो कितने प्रकार के आपको चारे देखने को मिल गए? हरा चारा, सूखा चारा, सांद्रित आहार। ठीक है, आगे की ना बात आगे। अब क्या होता है? आपसे पूछ ले कि सर जी हरा चारे की डेफिनेशन पूछे तो आप जिसके अंदर 60 से 90% तक पानी होएगा या नमी होएगी उसे क्या बोला जाता है? हरा चारा। तो बोल दे सर जी सूखा चारा किसे कहेंगे फिर हम? तो सूखा चारा आप भाई उसको कह दोगे जिसके अंदर 15% से कम क्या होएगी? नमी या पानी होएगा, उसे क्या बोला जाता है? सूखा चारा बोले जाते हैं। को सर जी सांद्रित आहार किसे बोलेंगे? सांद्रित आहार जो दाने हैं मिश्रण है उनका अपने सांद्रित आहार बोलेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, टीडियन, क्रूड फाइबर, ये बात की बात जब अपने डीप में टॉपिकों को लेके चलेंगे तब और ज्यादा डिस्कस कर देंगे। अब बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बीमारी। बिल्कुल, बात क्या है? बीमारी। अब बीमारियां या फिर क्या बोलेंगे? रोग। काय का लग गया रोग, है ना। अब भाई ये लो रोग भी कोई बड़ी चीज है। क्या मतलब इस रोग का? कैसे होता है? अब रोग का मतलब है कि एक तो मानसिक शारीरिक स्थिति से, किसी भी पशु की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है भाई। अगर किसी पशु की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है? ठीक नहीं है, तो वही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्योंकि वो उसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा या शरीर सही से काम नहीं कर रहा। शरीर सही से काम ना करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तापमान सामान्य क्या है उससे ज्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सांस फूल रही है या कम आ रही है, नाड़ी गति तेज है, सामान्य थी, दूध अच्छे से नहीं दे रहा, जुगाली अच्छे से नहीं कर रहा, तो मतलब उसकी जो सामान्य क्रिया वो कहीं ना कहीं क्या? अस्त व्यस्त है। कहीं ना कहीं क्या? वो अस्त व्यस्त है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? इसी चीज को अपने बोलेंगे रोग बोलेंगे ना। कोई व्याधि आ गई है ना सामान्य क्रियाओं के अंदर। अब एक बात सुनने वाली है, बहुत प्यारी बात है। देखो भाई, पहली बात है रोग। अब भाई रोग है तो रोग का क्या होता है? कारण। रोग का क्या होता है? कारण। और अगर कारण है तो उसके लक्षण भी होंगे। अगर भाई उसके लक्षण है तो उसका फिर इलाज भी होगा या फिर उसकी रोकथाम भी होएगी।
ठीक है भाई। अब देखो रोग है, तो रोग को फैलाने वाला क्या कहलाता है? रोग कारक कहलाएगा भाई। रोग को जो फैलाएगा वो क्या कहलाता है? रोग कारक। अब ये जो रोग कारक है ना, ये भी दो प्रकार का होगा, या तो ये सजीव होगा या फिर ये निर्जीव होगा। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो ये क्या होगा? लिविंग होगा यानी जिंदा है, या फिर नॉन लिविंग होएगा। और लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है? अगर ये कोई बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी वायरस से हो रहा है, किसी जीवाणु लिख दो या बैक्टीरिया लिख दो, कि फंगस से, किसी भी से हो रहा है, जीव से हो रहा है, तो वो कैसा रोग कारक है? सजीव। अब निर्जीव कैसे रोग कारक हो सकते हैं भाई? आपने सुना होगा पशु के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाए ना तो उसको एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है? मिल्क फीवर, दूध ज्वर। नाम इसका फीवर है, दूध ज्वर है, इसके अंदर तापमान कम होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा रोग जिसके अंदर हमेशा तापमान क्या होता है? कम होता है। बाकी सब रोगों के अंदर तापमान बढ़ता है, तो इसके अंदर तापमान कम होता है, फिर इसको फीवर नाम दिया गया ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि मिल्क फीवर के अंदर तापमान हमेशा ही कम होता है। कई जगह छोटे मोटे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात ये है कि कैल्शियम ना तो जिंदा है, आपने देखा है कैल्शियम को जिंदा कहीं पे चलते हुए, फिरते हुए, प्रजनन करते हुए नहीं देखा ना। तो कैल्शियम एक प्रकार का क्या नॉन लिविंग है ना, और अगर इसके अंदर कमी आ गई तो ये फिर क्या करेगा? दूध ज्वर रोग हो जाएगा। कैसे होता है, क्यों तापमान कम होता है, ये सारे के सारे रीजन आपको अगली क्लासों में मिलते रहेंगे। अब जैसे ही मान के चलो एक चीज आती, ये आपकी कोशिका थी, पशु की कोशिका थी, तो इसके अंदर कौन चला गया? रोग कारक। और रोग कारक हमेशा अंग्रेजों वाली नीति अपनाता है। अंग्रेजों ने क्या किया था? पहले भारत के अंदर आए, आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, संख्या बढ़ाई, उनको पता अपनी संख्या बढ़ गई, अब हम इनको इनकी पार नहीं पड़ने देंगे। फिर जाके उन्होंने क्या किया? दबाव बनाना शुरू किया। शुरू में 4-5 अंग्रेज आ जाते, आगे दबाव बनाना शुरू कर देते, तो क्या लगता था कि वो राज कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो इनका भी राज करने का अलग ही तरीका, फूट डालो और राज करो। इन्होंने क्या किया? जीवाणु आएगा अंदर, यहां पे अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ा लेगा, फुल कॉलोनीज कर लेगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, बहुत सारे पशु हो जाए, छोटे 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 जीवाणु 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 हो जाए। फिर ये क्या करेंगे? लक्षण प्रकट करेंगे कि हम आपको नुकसान कर चुके हैं। तब जाके पता चलेगा और रोग हो गया। रोग कारक का शरीर में प्रवेश करना तथा अपनी संख्या को बढ़ाना, परंतु रोग के लक्षण ना प्रकट करना। क्या बात हुई कि रोग कारक का शरीर में प्रवेश करना, अपनी संख्या भी बढ़ा देना, परंतु क्या नहीं करना? लक्षण नहीं प्रकट करना। इस टाइम और पीरियड को कहा जाता है उष्मायन काल। क्या बोलेंगे? उष्मायन काल बोला जाता है। ठीक है। शरीर में रोग, किसी भी रोग कारक का शरीर में प्रवेश करने से लेके उसकी संख्या बढ़ाने तक का समय क्या कहलाता है? उष्मायन काल कहलाता है। कईयों का बहुत लंबा उष्मायन काल होता है, वो जल्द बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा कर लेते हैं, जैसे टीबी रोग हो गया। ये ऐसा रोग है बहुत लेट में पता चलेगा, बहुत लेट तक होएगा, इफेक्ट भी लेट करेगा और जाएगा भी बहुत लेट। अब जैसे रोग के लक्षण दिख गए तो आप उसका क्या करोगे? इलाज। इलाज में आप उनको क्या दे सकते हो? दवाइयां दे सकते हो। इसके अलावा आप टिक्के लगा सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया इलाज। अब बात आती है कि रोकथाम। अब रोकथाम क्या मतलब है? कि ये एक बीमार पशु है, ठीक है भाई, और ये एक स्वस्थ पशु है। अब इस बीमार पशु से रोग स्वस्थ पशु तक जाए नहीं, इसको बोला जाता है रोकथाम। इसको क्या बोला जाता है? रोकथाम। देखो इलाज और रोकथाम दोनों में अंतर है, टीके और वैक्सीन में भी अंतर है। रोकथाम का मतलब है कि रोग स्वस्थ पशु तक जाए नहीं। दूसरी बात कि ये रोग ना पशु ना होके कोई क्षेत्र है जहां पे ये कोई रोग फैला हुआ, बीमारी फैली, वो दूसरे क्षेत्र में या स्वस्थ पशुओं के पास जाए नहीं, इसको रोकना ही क्या कहलाता है? रोकथाम। अब ये रोकथाम आप कैसे कर सकते हो? या तो आप क्या करो, इन पशुओं को बहुत ज्यादा दूर रखो, या फिर एक ही काम कर सकते हो, उस काम का नाम है वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या करो आप?
ये जो स्वस्थ पशु है ना, इस रोग की वैक्सीन इन पशुओं में लगा दो। जैसे आपने लगा दी तो ये रोग कारक आएगा, जैसे रोग कारक आएगा इसके प्रति एंटीबॉडी जो होंगे इस नए रोग कारक से लड़ने के लिए, तो हाथों हाथ मार देगा, तो ये इफेक्ट नहीं होएगा। यानी रोग आने से पहले जो एंटीबॉडी जो बढ़ाने के लिए, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जो भी दवाइयां या ट्रीटमेंट यूज किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? वैक्सीन। और एक बात और क्लियर कर दूं, वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती। कारण कि वैक्सीन इसलिए दवाई नहीं होती कि वैक्सीन के अंदर ये जो रोग कारक है या जीवाणु है, इसका ही कुछ हल्का सा कंटेंट लेके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, जो बस शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो जैसे वो नया रोग कारक जाता है तो प्रतिरक्षा तंत्र एकदम से एक्टिव होता है कि भाई ये कौन आ गया, ठीक है। तो उसके लिए जो वैक्सीन दी जाए, जो उसके लिए जो मैटर और सिस्टम तैयार किया जाता है उसे वैक्सीन कहते हैं। तो वैक्सीन कभी कोई दवाई नहीं होती, उसी रोग कार्य का कोई छोटा मोटा भाग होता है जो शरीर को बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, परंतु शरीर को ये बता दे भी कल को कोई ऐसी क्षय आएगी तो आपको उससे लड़ना है। ये वैक्सीन कहलाता है। टीका हमेशा रोग लगने के बाद लगाया जाता है, जबकि वैक्सीन रोग आने से पहले ही की जाती है। कई बार रोग लगना ही एक वैक्सीन का काम कर देता है। जैसे मान के चलो किसी मनुष्य को कोरोना हो गया तो वो बच गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता आ गई है, तो वही एक प्रकार की वैक्सीन का काम करती है। ठीक है, आज की वीडियो या फिर आज का लेक्चर अपने यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, थ्रू द सिलेबस के साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब करते रहिए। आपको ऑफलाइन नोट्स चाहिए या आपको पीडीएफ चाहिए या आपको बुकलेट्स चाहिए या आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, तो आप एग्री दर्पण क्लासेस के चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्टर आएगा, जो भी इसके अंदर आएगा, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप उसके कॉल मैसेज करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।